नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूजफुल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और आखिरी में अपने स्कोर को कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आई एम 32 ईयर्स ओल्ड एंड माई ब्रदर डैश 14। तो यहाँ पे मैं 32 ईयर्स ओल्ड हूँ और मेरा भाई कितना है, 14 ईयर्स ओल्ड है। यहाँ पे ये कहने की कोशिश हो रही है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ माई ब्रदर क्या है, माई ब्रदर आपका एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या आना चाहिए? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आर क्या है, एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ आर नहीं लगेगा। और एम क्या है, एम तो हमेशा आई के साथ लगता है, पर यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट माई ब्रदर है, तो इसलिए एम भी नहीं लगेगा। अब ये दोनों क्या है आपके, ये दोनों ही आपके सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हैं। पर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो हमारा फर्स्ट क्लॉज है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें एम का यूज हुआ है, यानी कि ये प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, तो जब पहला क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है तो दूसरा क्लॉज भी किस में आना चाहिए, वो भी प्रेजेंट टेंस में आना चाहिए। तो वॉज क्या है, वॉज तो पास्ट में यूज होता है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इस जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितिन एंड हीरू डैश टू ईट फ्रेंच फ्राइज फॉर लंच। यानी कि जितिन एंड हीरू लंच में क्या करना पसंद करते हैं, फ्रेंच फ्राइज खाना पसंद करते हैं। तो अगर आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है आपको, एक पर्सन के हैबिट के बारे में पता चल रहा है। और जब भी हम हैबिट के बारे में बात करते हैं तो हैबिट्स को किस में लिखा जाता है, किस टेंस में लिखा जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। तो यहाँ पे एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक रूल बताता हूँ कि क्या होता है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपका सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या होगा, वर्ब में यस या ईएस लगेगा। पर अगर प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब में कोई भी यस या ईएस नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल, तो यहाँ पे आपको नजर आएगा जितेन एंड हीरू दो पर्सन हैं, तो इसकी वजह से हमारा जो सब्जेक्ट हुआ वो प्लूरल हो गया, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब में यस या यस नहीं लगता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। थर्ड क्वेश्चन है, सेकेंड हैंड फर्नीचर डैश हियर एट रीजनेबल प्राइस। तो यहाँ पे क्या बात हो रहा है कि जो सेकेंड हैंड फर्नीचर है वो यहाँ पे क्या है, रीजनेबल प्राइस पे बिकता है। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये जो फर्नीचर है, फर्नीचर के बारे में आपको पता होगा कि ये क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है तो आपको पता है कि जब भी हमारा कोई भी अनकाउंटेबल नाउन आता है तो उसको हम क्या मान लेते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट मान लेते हैं, और उसके साथ में हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आर सोल्ड, आर तो क्या है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, इसकी वजह से ऑप्शन बी तो जो है नहीं होगा। वर्ब भी क्या है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, तो ये भी नहीं रहेगा। अब यहाँ पे देखिए इज सोल्ड और हैज सोल्ड, ये दोनों ऑप्शंस बच जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हैज सोल्ड। तो यहाँ अगर आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो क्या पता चलेगा कि ये जो फर्नीचर्स हैं ये यहाँ पे बिकते हैं, कौन बेचता है, क्या उस पर्सन के बारे में आपको पता है, कोई इन्फॉर्मेशन है, नहीं है। तो ये क्या है आपका पैसिव वॉइस हो गया, और पैसिव वॉइस में हैज के साथ में क्या आना चाहिए, हमेशा ही बीन आना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, और ये ऑप्शन नंबर ए जो कि बच रहा है इस सोल्ड, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, दीज एप्पल्स डैश ₹100 अ केजी, डू यू थिंक दे आर एक्सपेंसिव। यानी कि ये जो एप्पल्स हैं इनकी कीमत कितनी है, ₹100 पर केजी है। यहाँ पे किसी भी यूनिट के आगे अगर ए लगता है तो इसका मतलब होता है प्रति, यानी कि पर केजी है, ₹100 पर केजी। तो यहाँ पे ये समझिए कि ये जो है, ये जो सब्जेक्ट हमारा दीज एप्पल्स है, ये कैसा है, प्लूरल है। कैसा है, प्लूरल। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में कभी भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब नहीं लग सकता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ये अपने आप कट जाएगा, और हैज़ भी क्या है, अपने आप कट जाएगा। अब बचे ये दो ऑप्शंस। तो यहाँ पे क्या है, आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब में क्या होता है, यस या ईएस लगता है। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब में यस या ईएस नहीं लगता है। तो यहाँ पे ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट ही तो नजर आ रहा है ना, दीज एप्पल्स क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट होने की वजह से यहाँ पे जो वर्ब है उस वर्ब में क्या है, यस या यस नहीं लगा होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, फिफ्थ क्वेश्चन है, राम हु वॉज माई क्लासमेट डैश नाउ एन ऑफिसर। तो राम जो कि क्या है, मेरा क्लासमेट था, वो अब क्या है, एक ऑफिसर है। तो यहाँ अगर आप इस सेंटेंस में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस सेंटेंस में किसका यूज हुआ है, हु का यूज हुआ है। और हु क्या होता है, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है। क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन।
अब याद रखिए कि कभी भी कोई रिलेटिव प्रोनाउन अगर दिया जाता है हमारे सेंटेंस में, तो रिलेटिव प्रोनाउन के आगे जो नाउन आता है वो क्या कहलाता है, इस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट। क्या कहलाता है, एंटीसीडेंट कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो एकदम से इसके पास में लगने वाले क्लासमेट के अकॉर्डिंग नहीं होगा, वो किसके अकॉर्डिंग होगा, वो आपके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पे याद रखिए कि कभी भी हेल्पिंग वर्ब अगर लगाना है सेंटेंस में, अगर रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हुआ है और आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगा, एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग लगेगा। तो यहाँ पे आपका जो एंटीसीडेंट है वो कौन है, राम है, और राम कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आर तो लगेगा नहीं, वर्ब भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। अब बचा इज और वॉज, तो आप बताइए यहाँ पे इज लगाएंगे या वॉज लगाएंगे, दोनों में से क्या लगाएंगे। अब यहाँ पे ये देखिए कि ये इस जो क्लॉज है, ये वाला जो क्लॉज है, जो आपका मेन क्लॉज है, इसमें क्या यूज हुआ है, नाउ का यूज हुआ है। और नाउ क्या बताता है, नाउ आपका प्रेजेंट टेंस के बारे में बताता है, यानी ये एक प्रेजेंट टेंस का टाइम एक्सप्रेशन है। तो प्रेजेंट टेंस का अगर टाइम एक्सप्रेशन यूज हो रहा है तो आप क्या करेंगे, प्रेजेंट टेंस का ही कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, जो कि क्या है, इज है, वॉज यहाँ पे नहीं लगेगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, द पुअर डैश टू सफर अलॉट इन डैश लाइफ, यानी कि जो गरीब है, जो पुअर है, उसको क्या करना पड़ता है, अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। अब अगर आप इस सेंटेंस में द पुअर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो पुअर शब्द है ये अपने आप में क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। पर हमारे इस सेंटेंस में इस एडजेक्टिव का इस्तेमाल किस तरह से किया गया है, सब्जेक्ट की तरह किया गया है। तो याद रखिए कि अगर कोई भी एडजेक्टिव सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है किसी सेंटेंस में, तो उसका इस्तेमाल होता है पूरे के पूरे क्लास को रिफर करने के लिए। यानी कि दुनिया में मौजूद जितने ही गरीब लोग हैं उन सभी गरीब लोगों को रिफर करने के लिए जो है क्या किया जाता है, किसी एडजेक्टिव का यूज सब्जेक्ट की तरह किया जाता है। समझ में? तो यहाँ पे द पुअर भले ही आपको देखने में सिंगुलर लग सकता है, पर यहाँ पे क्योंकि सभी गरीबों की बात हो रही है तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, हम इसको प्लूरल मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं, प्लूरल मान के चलते हैं। तो क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये आपका प्लूरल हो गया, तो इसके साथ में लगने वाला जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो भी कैसा रहेगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या आपका ऑप्शन हैज़ आ सकता है, नहीं आएगा। इधर भी क्या है, हैज़ है, ये भी नहीं होगा। बचे ये दो ऑप्शंस जो कि क्या है, हैव और हैव हैं। तो यहाँ पे देखिए कि दोनों ही ऑप्शंस क्या है, हैव हैं, यानी कि यहाँ पे आराम से क्या है, हैव आ जाएगा पहले ब्लैंक में। द पुअर हैव टू सफर अलॉट इन डैश लाइफ। अब ये जो सब्जेक्ट है आपका प्लूरल है, तो प्लूरल अगर सब्जेक्ट बन रहा है तो फिर प्रोनाउन भी कैसा आना चाहिए, प्रोनाउन भी तो आपका प्लूरल ही आना चाहिए। और ये हीज जो है ये क्या है, एक सिंगुलर प्रोनाउन है। क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है, तो हीज नहीं होगा। और यहाँ पे देर क्या है, देर आपका प्लूरल प्रोनाउन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हैव और देर। सेवेंथ क्वेश्चन है, द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज डैश नॉट गुड, यानी कि ये जो मैंगोज हैं इनकी क्वालिटी क्या है, अच्छी नहीं है। अब इस सेंटेंस को देख करके बताइए कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, क्वालिटी है या फिर मैंगोज है। और इस सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो किसके अकॉर्डिंग लगेगा, मैंगोज के अकॉर्डिंग लगेगा या क्वालिटी के अकॉर्डिंग लगेगा। तो अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे नजर आएगा ऑफ, ठीक। और ऑफ क्या है, हमारा एक प्रीपोजिशन होता है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल बता रहा हूँ कि अगर किसी सेंटेंस में आपको एक प्रीपोजिशन नजर आता है और उस प्रीपोजिशन के दोनों ही साइड क्या है, एक नाउन लग रहे हैं, दोनों ही साइड में क्या हो रहा है, नाउन्स का यूज हो रहा है। अब इसको हम नाउन 1 मान लेते हैं और इसको नाउन 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे याद रखिए कि जो नाउन 2 रहेगा, जो प्रीपोजिशन के बाद में यूज हुआ है, वो क्या हो जाता है, वो इस प्रीपोजिशन का, ये नाउन 2 क्या हो जाता है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाता है। यानी कि ये जो नाउन 2 है ये कौन से केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है, ठीक। और यहाँ पे नाउन 1 जो है ये आपका क्या है, सब्जेक्टिव केस में है, यानी कि ये आपका असल में सब्जेक्ट होता है। तो जब भी हेल्पिंग वर्ब को यूज करने की बात होगी तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग लगेगा, हेल्पिंग वर्ब हमेशा ही ये नाउन 1 के अकॉर्डिंग लगेगा। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगना चाहिए वो किसके अकॉर्डिंग लगना चाहिए, मैंगोज के अकॉर्डिंग या क्वालिटी के अकॉर्डिंग, तो वो क्वालिटी के अकॉर्डिंग लगना चाहिए। और क्वालिटी क्या है, अपने आप में सिंगुलर फॉर्म में दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये चारों ऑप्शंस में से जो सिंगुलर फॉर्म में है वो कौन से हैं, वो इज और हैज़ है। पर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बस एक क्या हो रहा है, स्टेट को बताने की बात हो रही है। तो यहाँ पे स्टेट के बारे में बताने के लिए हमेशा किसका यूज होता है, इज का यूज होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच ऑफ द बॉयज डैश गिवन अ प्राइज, यानी कि हर एक प्रत्येक बच्चे को क्या है, एक प्राइज दिया गया था। अब यहाँ पे याद रखिए कि कभी भी सेंटेंस में ईच का यूज हो रहा है तो ईच के साथ में हमेशा ही किसका यूज होता है, सिंगुलर
हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि ये जो ईच है ये अपने आप में ही क्या होता है, सिंगुलर इन नेचर होता है, ये खुद ही जो है सिंगुलर फॉर्म में हमेशा रहता है। तो इसीलिए इसके साथ लगने वाला हेल्पिंग वर्ब भी कैसा रहेगा, वो भी सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ पे देखिए कि कौन सा, ये चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो सिंगुलर फॉर्म में है, तो वो केवल वॉज है। सो ईच ऑफ द बॉयज वॉज गिवन अ प्राइज। दोस्तों क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट रूल बता देता हूँ जिसको आप याद रखिएगा। तो रूल ये है कि आपको अगर कभी भी एवरी लिखा हुआ नज़र आ जाए, एवरी है, सम है, या फिर एनी है, या फिर नो है, ये चार शब्द में से कोई शब्द आ जाता है और इनके साथ में लगा हुआ है बडी या वन, बडी लगा है, वन लगा है, या फिर थिंग लगा है, या फिर क्या लगा है, थिंग लगा है, तो इनके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो हेल्पिंग वर्ब हमेशा कैसा रहेगा, सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। तो इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा 9th क्वेश्चन है, द कमिटी डैश यूनानिमस इन इट्स डिसीजन, यानी कि जो कमिटी है वो कैसा था, अपने डिसीजन को लेकर के यूनानिमस था। यूनानिमस का मतलब होता है एक मत होना। क्या होना, एक मत होना, यानी सभी के विचार जो थे वो क्या थे, एक ही थे। तो एक मत जो है सबका विचार था। अब यहाँ पे जो कमिटी है ये कैसा है, कलेक्टिव नाउन है। कैसा है, कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन के साथ में आपको पहले ही वीडियोस में बता चुका हूँ कि कलेक्टिव नाउन के साथ में दोनों का यूज़ हो सकता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का भी यूज़ हो सकता है और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का भी यूज़ हो सकता है। बस डिपेंड करता है कि जो हमारा कमिटी या फिर जो हमारा कलेक्टिव नाउन है वो किस तरह से काम कर रहा है। क्या वो यूनाइटेडली काम कर रहा है, क्या वो यूनाइटेडली काम कर रहा है, या फिर वो डिवाइडेड होकर के काम कर रहा है। तो जब यूनाइटेड होकर के काम करेगा तो किसका, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा, और जब डिवाइडेड होकर के काम करेगा तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। अब इस सेंटेंस को देख करके बताइए कि ये जो कमिटी है ये एक साथ मिलके काम कर रही है या फिर अलग अलग होकर के काम कर रही है। तो ये क्या कर रही है, एक साथ एक मत होकर के काम कर रही है। तो इसीलिए यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। और यहाँ चारों ऑप्शंस में से जो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सा है, इज है और हैज़ है। पर फिर से क्या हो रहा है, यहाँ पे एक स्टेट के बारे में बताया जा रहा है कि ये सब लोग क्या हैं, एक मत हैं। तो यहाँ पे इस जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 10th क्वेश्चन है, एवरीवन इन द क्लास डैश अटेंटिव, यानी कि फिर से अगर आप ये जो ऊपर रूल दिया है, अगर आपको ये बिल्कुल ज़रा सा भी अगर ध्यान है तो आप तुरंत ही आप मार्क कर देंगे कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। और यहाँ पे ये ऑप्शन ए और बी तो चले गए, फिर वॉज और हैज़ बचा, तो यहाँ हैज़ भी नहीं लगेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वॉज, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11th क्वेश्चन है, द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स डैश फ्लाइंग इन द स्काई, यानी कि ये जो चिड़ियों का झुंड है ये क्या कर रहा है, ये आसमान में उड़ रहा है। अब अगर आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो फिर से बताइए कि आप यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो नाउन 2 के अकॉर्डिंग लगाएंगे या फिर नाउन 1 के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, सिंपल सा दिख रहा है कि प्रीपोजिशन दिया हुआ है, तो प्रीपोजिशन के बाद में जो भी नाउन आता है वो क्या बन जाता है, वो उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो किसके अकॉर्डिंग लगता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है या फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा, यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो इस सब्जेक्ट फ्लॉक के अकॉर्डिंग लगेगा। और फ्लॉक क्या है, अपने आप में सिंगुलर फॉर्म में दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब देखेंगे कौन सा है, तो इस जो है आपका सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है और ये आपका करेक्ट आंसर है। 12th क्वेश्चन है, नेदर द टीचर नॉट द स्टूडेंट्स डैश प्रेजेंट यस्टरडे, यानी कि कल ना ही कोई टीचर मौजूद था और ना ही कोई स्टूडेंट्स मौजूद थे। तो अब यहाँ पे इस सेंटेंस में बताइए कि आपका जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो किसके अकॉर्डिंग लगेगा, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग लगेगा या टीचर के अकॉर्डिंग। तो याद रखिए, आपको पहले ही ऑलरेडी जो पिछले वीडियोज़ हैं उनमें बता चुका हूँ कि अगर हमारे सेंटेंस में कभी भी क्या हो रहा है, नेदर नॉर का यूज़ हो रहा है, नेदर नॉर का यूज़ हो रहा है, या फिर इधर और का यूज़ हो रहा है, इधर और का यूज़ हो रहा है, तो हम क्या करते हैं कि जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है, क्या नियरेस्ट सब्जेक्ट, उस नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से हम क्या करते हैं, अपना हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। यानी कि अगर ये नियरेस्ट सब्जेक्ट आपका क्या हुआ, सिंगुलर फॉर्म में हुआ तो यहाँ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा, और अगर ये प्लूरल फॉर्म में हुआ तो यहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगना चाहिए, इससे नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, स्टूडेंट्स, जो कि क्या है, प्लूरल फॉर्म में है। तो इसीलिए यहाँ पे जो लगने वाला हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो भी कैसा रहेगा, प्लूरल फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ ऑप्शन बी वॉज सिंगुलर फॉर्म में है, कट जाएगा। इस भी क्या है, सिंगुलर फॉर्म में, हैज़ भी क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है। तो बचा हुआ जो ऑप्शन ए वर है ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 13th क्वेश्चन है, ईच ऑफ द वुमेन डैश हर ओन बिजनेस, यानी कि प्रत्येक वुमेन के पास में क्या है, प्रत्येक वुमेन के पास में अपना खुद का बिजनेस है। तो अब यहाँ पे
पहले ही क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ कि कभी भी सेंटेंस में ईच का इस्तेमाल होता है तो फिर इसके साथ में हमेशा क्या लगेगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये दोनों ही क्या है, आपके सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हैं। पर यहाँ पे बताइए कि इज सही रहेगा या फिर हैज़ सही रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हैज़ जो है ये सही रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बात हो रही है, एक कंडीशन के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है पोजीशन के बारे में। किसके बारे में? पोजीशन या फिर अधिकार बताने के बारे में बात हो रहा है। और आपको पता है कि अगर हमें किसी चीज़ के बारे में अधिकार बताना रहता है तो हम किसका यूज़ करते हैं, हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे किसका यूज़ हो जाएगा, हैज़ का यूज़ हो जाएगा और ये ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। 14th क्वेश्चन है द न्यूज़ डैश शॉकिंग, यानी कि ये जो न्यूज़ है ये क्या था, काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था। तो यहाँ अगर आप इस सेंटेंस में देखेंगे तो आपको यहाँ न्यूज़ लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। और ये न्यूज़ में इस यस को देख करके कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है, प्लूरल नाउन है, और इसीलिए इसके साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी लगा देते हैं। पर याद रखिए कि ये न्यूज़ हमेशा क्या रहता है, ये हमेशा ही सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ये हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में रहता है। इसीलिए इसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। तो यहाँ पे वर और हैव ये दोनों ही जो है आपके आंसर्स नहीं होंगे, और ऑप्शन नंबर सी और डी में से क्या है आपका एक करेक्ट आंसर होगा। पर यहाँ पे एक कंडीशन के बारे में बताने की बात हो रही है तो फिर बाद में ऑप्शन नंबर सी वॉज जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15th क्वेश्चन है मैथमेटिक्स डैश माय फेवरेट सब्जेक्ट, यानी कि मैथमेटिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। और ये जो 15th क्वेश्चन है ये भी क्या है आपका 14th क्वेश्चन जैसा ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ मैथमेटिक्स में भी क्या है, एंड में यस लगा हुआ है, जिसको देख करके अक्सर फिर से काफ़ी लोग कंफ्यूज होकर के इसके साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, जो कि क्या है, गलत है। यहाँ इसके साथ में क्या आना चाहिए, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, इज का यूज होना चाहिए। मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। 16th क्वेश्चन इधर रवि और हिज ब्रदर्स डैश टू ब्लेम। ऑलरेडी ये क्वेश्चन बता चुका हूँ नेदर नॉर के कॉन्सेप्ट के साथ में कि नेदर नॉर या इधर और का यूज होता है तो जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। तो यहाँ ब्रदर्स क्या है आपका नियरेस्ट सब्जेक्ट है, और ब्रदर्स किस फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में है। तो यहाँ पे लगने वाला जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी कैसा होना चाहिए, वो भी प्लूरल फॉर्म में ही होना चाहिए। तो इधर रवि और हिज ब्रदर्स, तो यहाँ पे क्या है प्लूरल, अगर आप हेल्पिंग वर्ब ढूंढने जाएंगे तो आपको आर लिखा हुआ नजर आ जाएगा और वर लिखा हुआ नजर आ जाएगा। तो आपकी ये दोनों ही ऑप्शंस क्या हैं, सही हो जाएंगे। सो इधर रवि और हिज ब्रदर्स, आर या वर कुछ भी आप लगाएंगे, दोनों ही यहाँ पे सही आंसर्स होंगे। 17th क्वेश्चन है द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स डैश ऑनर्ड एट द सेरेमनी। अब अगर आप ये 17th क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो ये 17th क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल ही 16th क्वेश्चन का एकदम से अपोजिट है। कैसे कि यहाँ 16th क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि जो हेल्पिंग वर्ब लग रहा है वो किसके अकॉर्डिंग लग रहा है, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लग रहा है। पर यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो किसके अकॉर्डिंग लगेगा, वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। कैसे इसको याद रखना है, तो याद रखिए कि कभी भी हमारे सेंटेंस में एज वेल एज का यूज हो रहा है, या फिर विथ का यूज़ हो रहा है, अलॉन्ग विथ का यूज़ हो रहा है, अलॉन्ग विथ का यूज़ हो रहा है, या फिर इन एडिशन टू का यूज़ हो रहा है। ऐसे अगर किसी भी शब्द का यूज़ आपके सेंटेंस में होता है तो जो आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो किसके अकॉर्डिंग लगेगा, वो इसके आगे मौजूद जो सब्जेक्ट होगा, जो नाउन होगा, उसके अकॉर्डिंग लगेगा। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगना चाहिए वो किसके, इस प्लेयर्स के अकॉर्डिंग लगेगा, नहीं, वो किसके अकॉर्डिंग लगेगा, फर्स्ट सब्जेक्ट या फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग लगेगा। और यहाँ पे हमारा जो नाउन है वो क्या है, कैप्टन है, और कैप्टन सिंगुलर फॉर्म में है, तो इसीलिए यहाँ पे जो लगने वाला जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ वॉज जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। 18th क्वेश्चन है वेरियस सिंगर्स एज वेल एज देयर बैंड्स डैश परफॉर्मिंग टुनाइट। तो फिर से यहाँ पे एज वेल एज का यूज हुआ है, और आपको फिर से अब पता चल गया है कि जब भी एज वेल एज का यूज होता है तो हम क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब है वो फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो यहाँ वेरियस सिंगर्स, सिंगर्स क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल नाउन होने की वजह से यहाँ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज होना चाहिए। और यहाँ पे फिर से अगर आप वर देखेंगे और आर देखेंगे तो यहाँ पे दोनों ही क्या है, प्लूरल फॉर्म में है। पर यहाँ पे आप ये जो टाइम एक्सप्रेशन है टुनाइट, टुनाइट क्या है, टुनाइट जो है हमेशा प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। कहाँ पे, प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। तो क्योंकि यहाँ टुनाइट लिखा हुआ है या प्रेजेंट टेंस का कोई एक टाइम एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगना चाहिए वो भी क्या है, प्रेजेंट टेंस का ही होना चाहिए। और आर क्या है आपका, प्रेजेंट टेंस में यूज होने वाला हेल्पिंग वर्ब है। 19th क्वेश्चन है द टीचर्स अलॉन्ग विथ द स्टूडेंट्स डैश प्रेजेंट।
तो यहाँ पे फिर से क्या है, वही सेम कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे भी लग रहा है कि along with लग गया है। क्या लगा है? along with, along with, in addition to, as well as, ये सारे शब्द जब भी लगते हैं तो फिर से क्या होता है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही जो है आपका हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो टीचर्स फिर से क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, तो यहाँ पे प्लूरल फिर से क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब लगना चाहिए। तो यहाँ द टीचर्स अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स डैश प्रेजेंट, तो यहाँ पे क्या है, वर और आर दोनों ही आपके करेक्ट आंसर्स हो जाएंगे। 20th क्वेश्चन है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश कमिंग टू विजिट, यानी कि मेरे कई सारे फ्रेंड्स में से कोई एक है जो कि क्या है, मिलने आ रहा है। क्या सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं? नहीं, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, यानी कि मेरे कई सारे फ्रेंड्स में से क्या कोई एक ही है जो कि मिलने आ रहा है। तो यानी कि यहाँ पे अगर आप असल में देखेंगे जो सब्जेक्ट की संख्या है वो कितनी है, केवल एक ही है। तो अगर सब्जेक्ट एक है तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसा होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब भी जो है सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ ये चारों ऑप्शंस में से आप देखेंगे तो आर क्या है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, वर क्या है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, ये इज और हैज़ बचे हैं। पर क्या आप हैज़ का यूज़ करेंगे? नहीं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हैज़ का यूज़ हो रहा है तो वर्ब कैसा होना चाहिए, थर्ड फॉर्म में होना चाहिए। ये आपने टेंस में पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पे हैज़ जो है गलत हो जाएगा और इज जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर डैश अ पेन इन माई पॉकेट, यानी कि मेरे पॉकेट में क्या है, मेरे पॉकेट में एक पेन है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है तो आपका जवाब क्या आएगा? हो सकता है कि आप बोलें कि देयर जो है ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, पर ऐसा नहीं है। याद रखिए कि देयर जो है ये कभी भी आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होता है, ये क्या होता है, आपका डमी सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? डमी सब्जेक्ट, या फिर कह सकते हैं इसको आप इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। अब ये जो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है ये क्या करता है, आपके रियल सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करता है। ये क्या करता है, रियल सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने का काम करता है। तो यहाँ आपका जो रियल सब्जेक्ट है वो क्या है, वो देयर नहीं है, वो क्या है, ये पेन। देयर के बाद में जो आने वाला पेन या फिर कोई भी नाउन आएगा वो आपका क्या होगा, वो आपके इस सेंटेंस का रियल सब्जेक्ट होगा। ठीक है, और देयर क्या है, देयर आपका डमी सब्जेक्ट है, डमी सब्जेक्ट है। तो अब बताइए जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो इस डमी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगा या फिर रियल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग? तो ये हमेशा क्या, किसके अकॉर्डिंग, रियल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगा। और यहाँ पे हमारा रियल सब्जेक्ट क्या है, अ पेन है, जो कि क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है। तो इसीलिए हेल्पिंग वर्ब भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी चीज को और अच्छे से समझने के लिए 22nd क्वेश्चन देखिए, जो कि है देयर डैश ओनली 2 टेबल्स इन द रूम, यानी कि रूम में कितने टेबल्स हैं, 2 टेबल्स हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो किसके अकॉर्डिंग लगेगा, देयर के अकॉर्डिंग लगेगा? नहीं, देयर क्या है, डमी सब्जेक्ट है। हमारा रियल सब्जेक्ट क्या है, इसके बाद में आने वाला जो नाउन रहेगा वो आपका रियल सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ नाउन क्या है, टेबल्स। अब ये टेबल्स जो है ये कैसा है, सिंगुलर फॉर्म में? नहीं, ये प्लूरल फॉर्म में है। ठीक है, भले ही 2 टेबल हैं पर है तो प्लूरल ना। तो क्योंकि यहाँ पे हमारा जो नाउन या सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो इसीलिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देयर आर ओनली 2 टेबल्स इन द रूम। 23rd क्वेश्चन है, देयर डैश अ टेबल एंड 2 चेयर्स इन द रूम। अब यहाँ इस सेंटेंस में आपको पता है कि देयर क्या है, आपका डमी सब्जेक्ट है, और जो हमारा रियल सब्जेक्ट होता है वो क्या है, वो इसके बाद में आने वाला जो नाउन रहता है वो आपका रियल सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ इसके बाद में क्या आया है, टेबल आया है। अब क्या इस टेबल को देख करके, जो कि क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है, क्या इस टेबल को देख करके आप यहाँ पे अपना सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो नाउन है, जो टेबल है, ये किसके साथ में जुड़ा हुआ है, 2 चेयर्स के साथ में जुड़ा हुआ है। यानी कि ये जो रूम है इसमें केवल ये एक टेबल नहीं मौजूद है, इसके अलावा क्या है, 2 चेयर्स यानी 2 चेयर्स भी क्या है, मौजूद हैं। तो यहाँ पे जो हमारा रियल सब्जेक्ट है वो क्या है, ये टेबल अकेला नहीं है, इसके साथ में क्या है, 2 और चेयर्स भी मौजूद हैं। तो हमारा ये जो पूरा मिलकर के ये क्या है, आपका पूरा सब्जेक्ट बनेगा। और अगर आप अब देखेंगे इसको तो ये क्या है, प्लूरल दिखेगा आपको। क्या दिखेगा, प्लूरल फॉर्म में दिखेगा। तो इसीलिए हेल्पिंग वर्ब भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज होना चाहिए, जो कि क्या है, जो कि यहाँ पे आर है। फ्रेंड्स, ये 24th और 25th क्वेश्चन का यूज करके मैं आपको एक बहुत छोटी सी चीज याद करवाना चाहता हूँ, और वो ये है कि कभी भी अगर आपको नंबर के साथ में दा लिखा हुआ नजर आए तो आप क्या करेंगे, इस द नंबर ऑफ के साथ में क्या करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। और अगर आपको कभी भी अ नंबर ऑफ लिखा हुआ नजर आए, नंबर के साथ में अ लिखा हुआ नजर आए, तो आप क्या करेंगे, इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे।
तो यहाँ पे सिंपल सा ये आपको एक कॉन्सेप्ट है समझाना था, जो कि समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो पहला 24th क्वेश्चन है, इस 24th क्वेश्चन में द नंबर ऑफ का यूज़ हुआ है, तो इसीलिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाना है और ऑप्शन नंबर डी इस जो है ये आपका करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे इस 24th क्वेश्चन के लिए हो जाएगा। फिर 25th क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश माई वीडियोज, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है या फिर प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है। अब ये वॉज क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो ये नहीं होगा। फिर इस भी क्या है, सिंगुलर होता है, ये भी नहीं होगा। अब ये वॉचेस ये क्या है, एक वर्ब है और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए वर्ब में क्या किया जाता है, यस या ईएस लगाया जाता है। तो इस वर्ब में क्या है, यस या ईएस लगा है, तो इसीलिए ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया और हमें क्या चाहिए, प्लूरल वर्ब चाहिए। तो ये भी क्या है, आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा और बचा हुआ ऑप्शन सी ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फाइनली फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका काफ़ी ज़्यादा थैंक यू। एंड आपके 25 में से कितने जवाब सही थे कमेंट ज़रूर करिएगा। एंड जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में।